Hello everyone, welcome back to Learn with Surya and I hope you all are doing well. And today we are going to discuss about document package using a 7 part template. तो यार 7 part template क्या होता है आज ही हम समझेंगे। तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। What is the 7 part template? The 7 part template is a standard structure used to document software architecture. It follows the view and beyond approach, which means the architecture is described using different views like module view, process view और deployment view. तो यार 7 part टेम्पलेट जो है एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जिसका यूज़ हम सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर को डॉक्यूमेंट करने के लिए करते हैं। ये टेम्पलेट जो है व्यूज एंड बियॉन्ड अप्रोच को फॉलो करता है। इसका जो मेन आइडिया ये है कि हम आर्किटेक्चर को अलग अलग व्यूज में डिवाइड करके लिखते हैं। ओके, तो व्यू पैकेट क्या होता है फिर? व्हाट इज व्यू पैकेट? तो इंस्टेड ऑफ डॉक्यूमेंट एन एंटायर व्यू इन वन लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, द व्यू इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल मैनेजेबल पीसेस। ईच ऑफ दीज पीसेस इज कॉल्ड अ व्यू पैकेट। तो जब हम एक व्यू को डॉक्यूमेंट करते हैं जैसे मॉड्यूल व्यू, प्रोसेस व्यू, डिप्लॉयमेंट व्यू, तो हम उसके जो है छोटे छोटे सेक्शंस को में डिवाइड करते हैं। ये छोटे से सेक्शन जो होते हैं ये व्यू पैकेट कहलाते हैं। अब अ व्यू पैकेट इज अ सेल्फ कंटेंट। क्या है ये? सेल्फ कंटेंट स्मॉल कंप्लीट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि सिस्टम के एक स्पेसिफिक पार्ट को एक्सप्लेन करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर हमारे पास लॉगिन कंपोनेंट, डेटाबेस मॉड्यूल, पेमेंट सर्विस। तो लॉगिन मॉड्यूल का क्या होगा? एक व्यू पैकेट होगा। डेटाबेस सब सिस्टम का एक व्यू पैकेट, पेमेंट सर्विस का एक व्यू पैकेट। तो हर व्यू पैकेट में 7 पार्ट्स होंगे जो कि हम आगे देखते हैं। चलिए वन बाय हम वन देखते हैं। पहला होता है हमारा प्राइमरी प्रेजेंटेशन। क्या होता है? प्राइमरी प्रेजेंटेशन। दिस इज द मेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एलिमेंट्स एंड रिलेशन इन द व्यू। इट आंसर्स लाइक व्हाट डज दिस पार्ट ऑफ द आर्किटेक्चर लुक लाइक। जैसे प्राइमरी प्रेजेंटेशन ये व्यू का मेन रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें एलिमेंट्स और उनके रिलेशंस दिखाए जाते हैं। ये बेसिकली आंसर करता है इस पार्ट का स्ट्रक्चर दिखने में कैसा है, इस टाइप से। सो क्या क्या फीचर्स है? तो यूजुअली ग्राफिकल, सो ऑल मेजर एलिमेंट्स एंड रिलेशनशिप कंटेन इन नोटेशन की एक्सप्लेनिंग सिंबल्स। इफ स्टैंडर्ड नोटेशन इज यूज्ड, इफ इनफॉर्मल नोटेशन इज यूज्ड। तो इसका कहने का यही मतलब है कि सारे जो मेजर एलिमेंट्स हैं और उनके रिलेशनशिप दिखाता है। ये एक नोटेशन की होती है जो सिंबल्स का मीनिंग एक्सप्लेन करती है। अगर स्टैंडर्ड नोटेशन यूज़ हो रही है तो उसका नाम और जो भी रेफरेंस डॉक्यूमेंट देना होता है वो होता है। अगर इनफॉर्मल नोटेशन है तो सारे सिंबल्स, कलर्स, एरोज का मीनिंग डिफाइन करना पड़ता है। ओके, दिस इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द व्यू। सेकेंड होता है हमारा एलिमेंट कैटलॉग। दिस पार्ट डिस्क्राइब ऑल एलिमेंट शोन इन द प्राइमरी प्रेजेंटेशन इन डिटेल। सो जो सेकेंड होता है हमारा, ये प्राइमरी प्रेजेंटेशन में दिखाए गए सारे एलिमेंट्स को लिस्ट करके एक्सप्लेन करता है, प्लस वो एलिमेंट्स भी जिन्हें क्लैरिटी के लिए डायग्राम में नहीं दिखाया गया है। ओके, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? एलिमेंट प्रॉपर्टीज जैसे कि रोल्स क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिलेशन बिटवीन एलिमेंट्स, जैसे कि इस व्यू में किस टाइप का रिलेशन यूज हुआ है वो डॉक्यूमेंट होता है, ये सब। इंटरफेसेस प्रोवाइडेड एंड रिक्वायर्ड सर्विस। अब इंटरफेस में क्या करता है कि हर एलिमेंट किसी इंटरफेस बाउंड्री के थ्रू इंटरेक्ट करता है। उसमें क्या एक्सपोर्टेड फंक्शन, कम्युनिकेशन रूल्स, ये सब होते हैं। बिहेवियर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स। बिहेवियर, एलिमेंट बिहेवियर यानी कि अगर कोई कंपोनेंट कॉम्प्लेक्स हो तो उसका जो डायनामिक बिहेवियर यहाँ एक्सप्लेन किया जाता है। ओके, पर्पस प्रोवाइड टेक्निकल डिटेल्स ऑफ एवरी बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द आर्किटेक्चर। तो जो ये एलिमेंट कैटेलॉग है बेसिकली हर एलिमेंट का कंप्लीट टेक्निकल डिटेल प्रोवाइड करता है। ओके, थर्ड होता है हमारा कॉन्टेक्स्ट डायग्राम। A context diagram is a high-level visual representation that shows how the system interacts with the outside world. It defines the boundary of the system and identifies all external entities that exchange information with it. So context diagram जो है एक high level visual representation होता है जो दिखाता है कि सिस्टम कैसे external world के साथ इंटरेक्ट करेगा। ये सिस्टम की बाउंड्री डिफाइन करता है कि और सारे एक्सटर्नल एंटिटीज को आइडेंटिफाई करता है जो सिस्टम के साथ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करती है। ओके, द कॉन्टेक्स्ट डायग्राम शोज हाउ द सिस्टम इंटरेक्ट विद द एक्सटर्नल वर्ल्ड।
तो यार यही है कि कॉन्टेक्स्ट डायग्राम यही दिखाता है कि सिस्टम कैसे इंटरेक्ट करता है एक्सटर्नल वर्ल्ड में। ओके, तो क्या आइडेंटिफाई करता है? एक्सटर्नल सिस्टम्स, यूजर्स और एक्टर्स, एक्सटर्नल डेटाबेसेस और डेटा सोर्सेस, हार्डवेयर और डिवाइसेस। तो एक्सटर्नल सिस्टम जैसे ये वो दूसरे सॉफ्टवेयर सिस्टम्स होते हैं जो तुम्हारे सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करते हैं। यूजर्स और एक्टर्स मतलब ह्यूमन यूजर्स या रोल्स जो सिस्टम को यूज करते हैं। अब डेटा स्टोर या एक्सटर्नल जो डेटाबेस होते हैं वो क्या है कि कोई भी एक्सटर्नल डेटा सोर्स जिससे सिस्टम डेटा रीड या राइट करता हो। हार्डवेयर इन्वायरमेंट मतलब होता है कि हार्डवेयर या डिवाइस जो होती है वो एक्सटर्नल हार्डवेयर जिसके ऊपर सिस्टम डिपेंड करता है। ओके, तो यही होता है हमारा। फोर्थ होता है हमारा वेरेबिलिटी गाइड। अब द वेरेबिलिटी गाइड डिस्क्राइब विच पार्ट ऑफ द आर्किटेक्चर कैन चेंज एंड हाउ those changes should be handled. It helps future developers, architects and maintainers understand the flexibility built into the system. तो वेरेबिलिटी गाइड क्या एक्सप्लेन करता है कि आर्किटेक्चर के कौन से पार्ट चेंज हो सकते हैं और उन चेंजेस को कैसे हैंडल किया जाना चाहिए। ये फ्यूचर डेवलपर्स, आर्किटेक्ट और मेंटेनर्स को सिस्टम की फ्लेक्सिबिलिटी समझाने में हेल्प करता है। ओके, दिस सेक्शन एक्सप्लेन विच पार्ट ऑफ द आर्किटेक्चर कैन चेंज एंड हाउ। तो कैसे चेंज होंगे और कौन से पार्ट चेंज होंगे ये वो बताता है। पॉइंट ऑफ वेरिएशन, ऑप्शनल कंपोनेंट। पॉइंट ऑफ वेरिएशन मतलब ये आर्किटेक्चर के वो स्पेसिफिक पार्ट होते हैं जो इंटेंशनली चेंज होने के लिए डिजाइन किए गए होते हैं। ओके, जैसे ऑप्शनल कंपोनेंट्स। ऑप्शनल कंपोनेंट्स क्या होते हैं? ऐसे कंपोनेंट जो सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। अल्टरनेटिव डिज़ाइन चॉइसेस, सो वो पार्ट जहाँ मल्टीपल डिज़ाइन ऑप्शंस होते हैं और डिप्लॉयमेंट या बिल्ड टाइम पर एक चॉइस सिलेक्ट की जा सकती है। जैसे एसक्यूएल और नो वर्सेस नो एसक्यूएल डेटाबेस चूज करना है, कौन सा दोनों में से चूज करना है। कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस, ऐसी सेटिंग्स जिसे यूजर्स या एडमिन सोर्स कोड चेंज किए बिना मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे केस साइज चेंज करना हो या एपीआई एंड पॉइंट स्विच करना हो, फीचर्स इनेबल या डिसेबल करना हो, तो ये सब। व्हाट इज द पर्पस? तो हेल्प फ्यूचर टीम्स अंडरस्टैंड फ्लेक्सिबिलिटी एंड कस्टमाइजेशन पॉइंट्स। फिफ्थ होता है हमारा रेशनल। द रेशनल सेक्शन एक्सप्लेन्स व्हाई द आर्किटेक्चर इज डिजाइन द वे इट इज। It focuses on the thinking, reasoning and justification behind architectural decisions. तो फिफ्थ होता है हमारा रेशनल, जो कि क्या काम करता है? ये एक्सप्लेन करता है कि आर्किटेक्चर ऐसे डिज़ाइन क्यों किया गया है, यानी डिसीजन के पीछे का सोच, रीजनिंग और जस्टिफिकेशन क्या था। ये इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि डेवलपर्स, रिव्यूअर्स, न्यू टीम मेंबर्स और मेंटेनर्स को समझ आता है कि कौन सा डिज़ाइन क्यों चूज किया गया और अल्टरनेटिव्स क्यों रिजेक्ट किए गए। ओके, सो क्या इंक्लूड होता है इसमें, क्या कवर? डिजाइन अल्टरनेटिव कंसिडर्ड, ट्रेड ऑफ। जैसे डिजाइन अल्टरनेटिव मतलब आर्किटेक्ट हमेशा मल्टीपल जो पॉसिबल अप्रोचेस इवेल्यूट करते हैं। इस पार्ट में वो सारे ऑप्शंस लिस्ट किए जाते हैं, इनके बारे में सोचा गया था या नहीं। ओके, जैसे एग्जांपल माइक्रो सर्विस वर्सेस मोनोलिथिक आर्किटेक्चर चूज करना, कौन सा चूज करूँ इनमें से। ट्रेड ऑफ्स, रीजन बिहाइंड द सिलेक्टेड डिजाइन, आर्किटेक्चरल प्रिंसिपल अप्लाइड। रीजन फॉर सिलेक्टिंग अ पर्टिकुलर डिजाइन, इसमें क्लियरली बताया जाता है कि फाइनल चॉइस क्यों सिलेक्ट की गई। ओके, आर्किटेक्चर प्रिंसिपल अप्लाई मतलब इस पार्ट में वो प्रिंसिपल्स या गाइडलाइंस मेंशन होती है जिन्होंने डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस किया। ओके, आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ होता है हमारा आर्किटेक्चर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स और एनालिसिस। दिस सेक्शन डिस्क्राइब हाउ वेल द आर्किटेक्चर मीट्स द इम्पोर्टेंट नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ द सिस्टम। क्वालिटी एट्रीब्यूट्स डिफाइन हाउ द सिस्टम शुड बिहेव, नॉट व्हाट इट डज। ओके, तो ये सेक्शन हमें बताता है कि आर्किटेक्चर कितना स्ट्रॉन्ग है, फास्ट है या नहीं है, सिक्योर और फ्यूचर प्रूफ है। मतलब सिस्टम कैसे बिहेव करेगा, सिस्टम क्या करेगा, वो यहाँ डिफाइन होता है। ओके, इससे इंश्योर होता है कि जो सिस्टम है वो रोबस्ट हो, फेल ना हो आसानी से, इफ़िशियंट हो, सिक्योर हो, मेंटेनेबल हो, ये आगे चल के आसानी से अपडेट हो जाए चीज़ें। तो ये सब इसी सेक्शन में होता है। और परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी, स्केलेबिलिटी, यूजेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी, सिक्योरिटी,
So what is the purpose of it? Prove that the architecture meet quality expectations. Okay. सेवेंथ होता है हमारा रेफरेंसेस. अब रेफरेंसेस क्या है कि द रेफरेंसेस सेक्शन लिस्ट ऑल डॉक्यूमेंट सोर्सेज एंड मटेरियल्स दैट सपोर्ट द आर्किटेक्चरल डिस्क्रिप्शन. इट हेल्प्स रीडर ट्रेस द ओरिजिन ऑफ इंफॉर्मेशन, वेरीफाई डिटेल्स एंड अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड ऑफ द आर्किटेक्चर. तो रेफरेंसेस सेक्शन में वो सारे डॉक्यूमेंट्स, सोर्सेज, गाइडलाइंस और पुरानी फाइल्स आती हैं जिनके बेस पर आर्किटेक्चर डिज़ाइन बनाया गया है. इसका पर्पस होता है कि किस इंफॉर्मेशन का सोर्स क्या है ये पता चले, फ्यूचर में कोई भी वेरीफाई कर सके, पूरा डॉक्यूमेंट क्रेडिबल और क्लियर लगना चाहिए, ट्रेसेबिलिटी मेंटेन रहे, किस चीज़ का लिंक कहाँ से आया है. तो रेफरेंसेस में क्या क्या होता है कि रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स, SRS. तो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट मतलब ये SRS ये बिजनेस रिक्वायरमेंट फाइल होती है जिसमें लिखा होता है कि सिस्टम को क्या करना है, कस्टमर की क्या एक्सपेक्टेशन क्या है, एंड सिंपल शब्द में कि सिस्टम की डिमांड यहीं से आती है. ओके. अब इसमें डिज़ाइन गाइडलाइंस, कोडिंग स्टैंडर्ड्स, एक्सटर्नल स्टैंडर्ड्स, प्रीवियस डिज़ाइन वर्जन्स, ये सब होते हैं. जैसे डिज़ाइन गाइडलाइंस क्या होता है कि ये वो रूल्स या स्टैंडर्ड्स होते हैं जो डिज़ाइन के टाइम फॉलो किए गए हों. जैसे UI/UX गाइडलाइन, आर्किटेक्चर स्टाइल गाइड. कोडिंग स्टैंडर्ड में क्या होता है? नेमिंग रूल्स, फॉर्मेटिंग, फाइल स्ट्रक्चर. एक्सटर्नल स्टैंडर्ड और प्रोटोकॉल में जैसे IEEE स्टैंडर्ड्स, API स्पेसिफिकेशन, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स. मतलब सिंपल शब्द में कि बाहर की वर्ल्ड के रूल्स जिन्हें फॉलो करना ज़रूरी होता है. ओके. अब प्रीवियस डिज़ाइन वर्जन जैसे जो हमारा पुराना डायग्राम, ड्राफ्ट या ओल्डर आर्किटेक्चर वर्जन जो करंट डिज़ाइन को इन्फ्लुएंस करते हैं, पहले क्या सोचा गया था और कैसे इवोल्व हुआ, वो सब यहीं पर होता है. ओके. तो यही था हमारे 7 पार्ट जो टेम्पलेट्स जो कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर डॉक्यूमेंटेशन में यूज़ होते हैं. तो आशा करता हूँ कि ये सातों पार्ट आपको समझ आए होंगे. तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग. थैंक यू.